आज की पर्सनालिटी जो हमारे साथ है वो एक यूनिक है। अगर हम डिग्री को भी हटा दें, वो है एक मेंटर। वो स्टूडेंट को मोटिवेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। लेट्स वेलकम वन एंड ओनली, नन ऑफ अदर देन एज आप 26-27 मान लो। हाँ, बस इतना ही चल रहा है। स्टडी से ऊपर सिर्फ एक ही इंसान या एक ही लोग मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी में उसमें आते थे, वो थे पेरेंट्स। सर आपके नाम के आगे ना एक इम्प्रेसिव लिस्ट जुड़ी हुई है। इंटर रैंक होल्डर, फाइनल रैंक होल्डर, प्रोफेशनल रैंक होल्डर, इवन एग्जीक्यूटिव रैंक होल्डर। आज अगर कोई मेरे से पूछे सर रैंक कैसे आएगी, तो रैंक की कोई सीक्रेट सॉस नहीं है। पढ़ने के जो बेसिक्स होते हैं वो कभी भी नहीं बदलते। तो अब इतना बता था सीए फाइनल में हर कोई ये एक्सपेक्ट करेगा कि या तो रैंक 4 आएगी, उससे और बेटर आएगी, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा भी ढीला पड़ा, मैं लीनियंट हो गया, मैं चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, तो पीछे की सारी मेहनत आपकी डिवाइड हो जाएगी। बट स्ट्रगल एक प्रिविलेज है, बिकॉज भगवान ने हमें उस सिचुएशन में डाला है कि हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, कोर्स को परस्यू कर पा रहे हैं। कोई स्टूडेंट अगर आपके पास आए और बोले मुझे लॉ समझ नहीं आ रहा, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? सर सीए जर्नी होती है, वो स्लीपलेस नाइट, रिवीजन, स्ट्रगल भरपूर होती है। अगर पार्टनर भी सेम फील्ड का हो जाए तो वो प्रेशर कम देता है या ज्यादा? मेरे ख्याल से मेरे को तो मेरे पार्टनर ने स्ट्रेंथन ही किया था, बिकॉज मेरी जो लाइफ पार्टनर है उन्होंने अपनी एकेडमिक्स में इतना ज़्यादा कुछ अचीव कर रखा है कि मैं हमेशा उनको देखकर मोटिवेट ही होता था। सर जब स्टूडेंट आप जैसे कपल्स को देखते हैं ना, पावर कपल, मतलब मोटिवेशन उनकी ये होती है ऐसा बनना है, तो आप उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो साथ पढ़ रहे हैं और लव और करियर को बैलेंस कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रू और आप फिर से देख रहे हैं अनफिल्टर्ड रू। आज की पर्सनालिटी जो हमारे साथ है वो एक यूनिक है, क्योंकि एक तरफ वो चार्टेड अकाउंटेंट है तो दूसरी तरफ कंपनी सेक्रेटरी, मतलब डबल नॉलेज, डबल पावर और डबल इम्पैक्ट। अगर हम डिग्री को भी हटा दें, वो है एक मेंटर। वो स्टूडेंट को मोटिवेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं और दोस्तों की तरह सपोर्ट भी करते हैं। उनके स्टूडेंट कहते हैं कि उनके लेक्चर देखते हैं तो पूरा एक फुल कॉम्बो है कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी का। तो लेट्स वेलकम वन एंड ओनली, नन ऑफ अदर देन CACS हर्ष गुप्ता सर। Thank you so much Ru for this very heartwarming welcome and means a lot. आपके your words were very kind, so thank you for this and thank you for having me to this show and giving this experience. Thank you so much. हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे शो में आए हो, और ये जो पॉडकास्ट हो रहा है आपको नहीं पता बहुत डिले चल रहा है। हर संडे हर वीकेंड पे यही चल रहा है, अब होगा तो फाइनली अब ये हमारा रिकॉर्ड हो पा रहा था। I'm also glad कि हाँ फाइनली इट्स हैपनिंग। यस सर, आप जब मैंने आपका इंट्रो किया उसमें था CACS हर्ष गुप्ता। सर एक CA या फिर इंडिविजुअल CA करना ही बच्चों के लिए ना एक ऐसा नाइटमेयर होता है, तो आपने कब पास आउट किया था? वैसे अब ये सवाल आप ऐसे पूछो सब एज गैस करेंगे, पर चलो द क्वेश्चन हैज कम। तो आई क्वालिफाइड माय CA फाइनल्स इन November 16 एंड राइट आफ्टर दैट December 16 आई गेव माय CS प्रोफेशनल। सर अब तो एज आपकी करनी पड़ेगी कैलकुलेट। एज आप 26-27 मान लो। हाँ, बस इतना ही चल रहा है। मेरी एज वहाँ स्टक हो गई है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ 27-28 से आगे हम नहीं बढ़ रहे, मन से उतना ही है। तो सर आपने उस समय पर, मतलब जो सोसाइटी है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली, आपने कैसे सोचा कि आपको दोनों करने हैं? देखो मेरा माइंडसेट बड़ा क्लियर था कि आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, जो हमारी बहुत सारी ऑडियंस भी बिलोंग करती होगी। तो मेरे को अगर अपनी फैमिली को आगे लेकर जाना है और फैमिली को लेवल अप करना है, तो एक बार तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ये चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी आज भी कहता हूँ। एंड सबको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको ये खुद को बोलते रहना पड़ेगा कि शायद भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है अपना पूरा फैमिली का फ्यूचर बदलने के लिए। तो मैंने उसी जील के साथ अपनी मेहनत करी। एंड जब मेहनत कर रहे थे, आई गेस वो डेडिकेशन इतना ज़्यादा था कि CA जब दोनों कोर्सेज सामने आए वो मैनेज किया। एंड जैसे आपने प्रायोरिटी की बात करी कि भाई फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टडीज़ हैं, बहुत कोर्सेज हैं, तो एज अ स्टूडेंट मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल क्लियर था कि मेरे लिए टॉप नॉच प्रायोरिटी हमेशा स्टडीज़ की आती थी। स्टडी से ऊपर सिर्फ एक ही इंसान या एक ही लोग मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी में उस समय आते थे, वो थे पेरेंट्स क्यों? बिकॉज फैमिली मेरी थी जिसके लिए मैं अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, वरना देयर वाज नो अदर फोर्स जो मेरे को पढ़ाई करने से डिविएट कर जाती, चाहे वो रिलेशन है चाहे फ्रेंड्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दैट इज व्हाई शायद वो ये क्लैरिटी था जिसकी वजह से हम अपने डेडिकेटेड एफर्ट्स लगा पाए। एंड नाउ आई हैव बीन एबल टू रिकॉर्ड दिस पॉडकास्ट विद यू। सर आपको उस समय पर जो आपने रिस्क लिया, आपको वर्थ इट लगता है? बिल्कुल, क्योंकि आपने दोनों कोर्सेज का रिस्क लिया था। कि जो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं उनके अटेम्प्ट लगते हैं 5 साल 6 साल। हम मतलब इतने लोगों में जानती हूँ
10-10 साल हो चुके हैं और उनका निकल रहा है, वो बहुत अच्छे पोजीशन पे, पर उनका नहीं निकल पा रहा। राइट। तो जो आपने उस 2016 में रिस्क लिया था, वो एक रिस्क था या फिर क्लैरिटी थी आपके दिमाग में? दैट वाज अ बिल्कुल रिस्क, बट दैट वाज अ कैलकुलेटेड रिस्क इन द सेंस दैट जब मैंने सीए और सीएस को साइमल्टेनियसली प्लान किया तो मैंने एक कोर्स के टाइमलाइन को फिक्स किया। जैसे मैंने सीए को अपना कोर कोर्स बनाया एंड सीए करते करते बीच में जो मेरे को गैप्स मिलते थे, जहाँ पर मेरे को लगता है सीए का हम थोड़ा सा भी अपना टाइम डिवेट करके किसी और कोर्स को डिवोट कर सकते थे, वो टाइम मैंने सीएस को डिवोट किया। फॉर एग्जांपल मैंने अपना सीए इंटर दिया नवंबर 13 में, उसके बाद मेरी 3 साल की आर्टिकलशिप होने वाली है, तो आर्टिकलशिप के साथ साथ सीएस को प्लान करना पॉसिबल था, तो मैंने अपना सीएस एग्जी तब निकाला। सीएस प्रोफेशनल मैंने प्लान किया जब मेरा एक बार सीए फाइनल हो चुका था, तो मैंने चीज़ों को कैलकुलेटेड मैनर में आगे लेकर चला था। ऐसा नहीं कि ब्लाइंड साइड में हम परस्यू कर रहे थे कोर्स। तो एक बार सीए प्लान हुआ, आइडल टाइम में फिर जो टाइम मिलता था वहाँ पर हमने सीएस को प्लान किया, तो दोनों चीज़ें अकॉर्डिंगली अटेन हो पाई। सर आपके नाम के आगे ना एक इम्प्रेसिव लिस्ट जुड़ी हुई है, इंटर रैंक होल्डर, फाइनल रैंक होल्डर, प्रोफेशनल रैंक होल्डर, इवन एग्जीक्यूटिव रैंक होल्डर। तो मतलब एक जो आपकी लिस्ट जुड़ी हुई है, तो आपके पास इतनी सारी रैंक्स है, मैं सोच रही हूँ एक आध उधार ले लेती हूँ सर से। तो I wish that could happen, but totally glad and grace of God कि रैंक वहाँ पर आई, बिकॉज एक चीज़ हमारे टीचर्स ने जो हमें सिखाई थी कि रैंक वाज अ बाय प्रोडक्ट इन द सेंस दैट कि अगर आप डेडिकेटेड मैनर में अपने कोर्स को परस्यू करते रहोगे तो रैंक ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड आज अगर कोई मेरे से पूछता है सर रैंक कैसे आएगी, तो रैंक की कोई सीक्रेट सॉस नहीं है, पढ़ने के जो बेसिक्स होते हैं वो कभी भी नहीं बदलते। तो आप उसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपके एफर्ट्स अगर ऑनेस्ट हैं, सही डायरेक्शन में हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंक आएगी। एंड शायद वही डेडिकेटेड एफर्ट्स एक स्ट्रीमलाइंड मैनर में थे कि हर कोर्स में लकीली रैंक आ गए। तो सर जैसे आपकी कोई मेमोरेबल रैंक है कि मतलब ऐसे आपके पास तो लिस्ट हो चुकी है कि अब तो बहुत सारी हैं, पर आपको ये हो कि ये जब रैंक आई थी तो बेस्ट डे था मेरा? दो, मतलब हर रैंक के साथ देखो एक स्टोरी जुड़ी हुई है वैसे तो, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप कहो तो मैं सारी रैंक्स की स्टोरी बता सकता हूँ, वरना सबसे मेमोरेबल। लिसनर सब कुछ सुनना चाहेंगे, आप बस बोलते रहिए। मैं हर रैंक की छोटी छोटी स्टोरी आपको बताता हूँ। जब मेरी सीए इंटर में रैंक आई मेरे को ध्यान है, उस समय मैंने सीए इंटर के एग्जाम दे दिए थे। जिस दिन मेरा रिजल्ट आना था उस दिन मेरा पीडब्ल्यूसी में पार्टनर्स राउंड था फॉर सीए आर्टिकलशिप। तो उस समय रिजल्ट आ चुका था, लगभग 4 बजे का समय है, और मैं पार्टनर के साथ कैबिन में बैठा हूँ और मैं अपना रिजल्ट चाहकर भी नहीं देख सकता बिकॉज आई एम इन इंटरव्यू। तो मेरा रिजल्ट आया बिना मेरा पार्टनर लाइन अलाइन था। लगभग 1 घंटा पार्टनर राउंड चला। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर आया मैंने देखा फोन में बैटरी थी सिर्फ 2-3%, और जो बैटरी बची हुई थी मेरे को फटाफट से रिजल्ट चेक करना है। एंड सबके पीछे से कॉल्स आ रहे, मैसेज आ रहे हैं, मेरे पेरेंट्स के भी कॉल आ रहे हैं, और उन पर लग रहा है ये तो गया, क्योंकि 1 घंटे से फोन ही नहीं उठा रहे, तो हो गया, ये तो गया। फिर मेरा लकीली एक दोस्त का कॉल आया एंड उसने जैसे ही बताया भाई तेरी रैंक आई है, तू पास हो गया। सबसे पहले तो पास हो गया, तो वो रिलीफ था। फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट उसने बताया रैंक आई एंड दैट टू रैंक 4। देन आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ। फटाफट से मैंने वो लास्ट 1% बैटरी में मम्मी पापा को कॉल किया, मैंने कहा भाई रैंक आई है, सो दैट दे कैन बी रिलीव, और अब मेरी टेंशन मत लेना, मैं घर अपने आप आ जाऊंगा। तो वो एक छोटी सी स्टोरी सी इंटर के रैंक के साथ थी। फिर सी एस एक्जी मेरी रैंक 14 आई। उसमें जो स्टोरी थी वो ये थी कि सी एस एक्जी में जैसा मैंने बताया सीए के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं थे, बस आर्टिकलशिप के साथ सीएस को प्लान किया था। तो पेपर में मेहनत तो बहुत करी, एग्जाम्स भी अच्छे से दिए, बट रैंक आएगी या नहीं वो एक ऑब्वियसली एक डाइसी फैक्टर था कि रैंक ला पाएंगे या नहीं। तो सीएस एक्जी की रैंक में मैं गया हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उस समय किसी केस की हियरिंग थी ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप। तो मैं इनकम टैक्स ऑफिस में था। ऑफिस में एंटर करने से पहले मेरे को ये पता चल गया था मैं पास हो गया हूँ, पर रैंक का मेरे को उस समय आइडिया नहीं था। तो जैसे ही मैं इनकम टैक्स ऑफिस से बाहर आया, फिर वंस अगेन एक फ्रेंड का कॉल आया, उसने बताया रैंक आई है, रैंक 14। तो वो एक छोटी सी स्टोरी आज भी उसकी मेमोरीज काफ़ी ताज़ा है। फिर जो आपने पूछा उस पॉइंट पर आते हैं कि सर कोई रैंक जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रही है, तो यहाँ पर आती है सीए फाइनल और सीएस प्रोफेशनल की रैंक। दोनों बहुत मेमोरेबल है। सीए फाइनल की रैंक मेमोरेबल है एक नेगेटिव सेंस में, सीएस प्रोफेशनल की रैंक मेमोरेबल है एक पॉजिटिव सेंस में। तो सीए फाइनल की रैंक नेगेटिव सेंस में इसलिए मेमोरेबल है बिकॉज मेहनत बहुत करी थी। एंड जब सीए सीएस किसी की भी पढ़ाई करी थी, माइंड में टारगेट हमेशा रैंक 1 ही था कि भाई लानी है, आ गई थी कि भाई लानी है तो रैंक 1 ही लानी है, उसी के हिसाब से तैयारी करी। और सीए फाइनल पूरी सीए की जर्नी का लास्ट स्टेप था जहाँ पर मैं रैंक लास्ट था, इसके बाद तो भी पढ़ाई खत्म। तो तैयारी जब रैंक 1 की करी थी और पता चला भी रैंक 40 आई है, तो आई वाज लिटिल डिवास्टेटेड। तो वो टीयर्स ऑफ जॉय की जगह एक्चुअल टीयर्स ऑफ मतलब डिसहार्टनिंग मेरे को आ रहे थे कि भाई यहाँ पर रैंक 40 कैसे रह गई, अब तो ये लास्ट मौका था, अब क्या करेंगे। बट फिर उस चीज़ को बैलेंस आउट या कॉम्पनसेट कर दिया सीएस प्रोफेशनल। बिकॉज सीएस प्रोफेशनल में आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द रैंक कि भाई पेपर जैसे गए हैं पता नहीं रैंक आ पाएगी नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। बट जैसी रैंक आई एंड दैट टू रैंक 2, तो मेरे ख्याल वो पूरी जर्नी में जो एक मिसिंग एस्पेक्ट था कि भी रैंक नहीं आ पा रही, सिंगल डिजिट रैंक में रैंक 1, 2, 3 कैसे आएगी, वो सीएस प्रोफेशनल लास्टली कवर अप कर गया। तो जाते जाते वो पूरी जर्नी रैंक्स की जो थी वो एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई। सर हम जब रैंक्स देखते हैं तो हमें एक ऐसे सोसाइटी को, फ्रेंड्स को, और जो हमारे संग लोग रह रहे हैं उनको भी होता है ये तो रैंक लेकर ही आ जाएगा, से एक बार लेकर आ जाओ। तो आपकी स्टूडेंट जर्नी में टफेस्ट पार्ट क्या था?
स्टूडेंट जर्नी में टफेस्ट पार्ट आई गेस वो एक्सपेक्टेशन जैसा आपने कहा वही था। एक्सपेक्टेशन सोसाइटी का, पेरेंट्स का, मेरा खुद से। बिकॉज मैं स्कूल में हमेशा कंसिस्टेंटली टॉपर रहा था, तो अक्रॉस माई स्टूडेंट लाइफ फर्स्ट सेकंड थर्ड वो पोजीशन रहा करती थी। तो जब सी एन सी एस में आए, यहाँ पर बॉल गेम बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल डिफरेंट था। पैन इंडिया लेवल पर बहुत टॉप माइंड से कॉम्पीट कर रहे होते हो, तो वहाँ पर वो एक्सपेक्टेशन का बार बहुत हाई सेट था। एंड वो एक्सपेक्टेशन जो थी वो थी वही सी एस के अंदर हम रैंक ला पाएंगे यानी। और पूरी प्रिपरेशन में क्वेश्चन मार्क माइंड में रहता था, यार अब मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी तक 12th की जो पढ़ाई थी मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट से था, पर अब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मेरा कंपटीशन पैन इंडिया जितने बच्चे सी एस का पेपर लिख रहे हैं उनके साथ है। तो मैंने खुद को एक ही बात बोली कि भाई हर्ष, तेरी मेहनत उनसे कम नहीं हो सकती। तो अगर तू उनके जितनी मेहनत करेगा, जितना सी या सी एस का सारा बच्चा पैन इंडिया कर रहा है, तो भगवान आपकी मेहनत का फल आपको देगा। एंड लकीली वो मेहनत काम आई और भगवान ने फल भी दिया। सर हमने अभी एक्सपेक्टेशंस बोला, जो ये एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से या खुद की तरफ से भी, अब एक बार रैंक आ चुकी है, अब लेकर ही आना है, तो आपने कैसे बैलेंस किया? बैलेंस ये है कि जब एक रैंक आई तो उसने और मोटिवेट किया, अब और रैंक लानी पड़ेगी। जैसे मेरी सी इंटर में रैंक 4 आई, तो अब इतना बता था सी ए फाइनल में हर कोई ये एक्सपेक्ट करेगा कि या तो रैंक 4 आएगी, उससे और बेटर आएगी, उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो वहां पर मेरे को जो टारगेट अचीव करना था वो और स्क्वीज अप हो गया, यार अब लानी पड़ेगी तो रैंक 1 2 3 लानी पड़ेगी। एंड वो खुद की भी एक्सपेक्टेशन थी, पेरेंट्स की भी, सोसाइटी की भी। तो आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा सी ए फाइनल का रिजल्ट डे था, एक दोस्त ने मजे लेने के लिए मेरे को कॉल किया, दोस्त भी नहीं कहूंगा उसको एग्जैक्टली। सी ए फाइनल का रिजल्ट आया, उसने कॉल किया, मैंने उस समय तक अपना रिजल्ट देखा नहीं था। तो कह रहा भाई तेरी तो रैंक 4 आई है ना। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, रैंक 4 आ गई? तो कह रहे नहीं रैंक 4 कैसे आएगी, रैंक 4 तो मेरी आई है, पर तेरी उससे तो बेटर ही आई होगी ना। तो उस कॉल ने बड़ा डिसहार्टन किया कि हाँ ये इस टाइप की कॉल्स आपको आ सकती है। एंड दे वर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि रैंक 1 2 3 हम लाएंगे। दैट इज व्हाई वो जब रैंक 40 आई थोड़ा सा और मैं डिवास्टेट हुआ, बट ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड। वो सी एस प्रोफेशनल में जैसा मैंने कहा कॉम्पनसेट कर दिया। एंड सुनने वालों को शायद लगेगा यार रैंक आ रही है फिर भी ऐसे बोल रहा, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप भी अपने टारगेट बहुत ज्यादा हाई सेट करना। जैसे मेरा टारगेट रैंक 1 था, तो वो शायद रैंक 4 40 14 जहाँ तक भी था वहां पर रह गया, तो भी मैं अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर पाया। अगर मैंने पहले ही अपना टारगेट रैंक 40 50 सेट किया होता है, रैंक सेट ना किया होता, तो वो कभी अचीव ही नहीं होता। तो एक बार वो टारगेट बहुत ज्यादा सेट करिए, मतलब शूट फॉर द स्टार्स, कम से कम ये लैंड अप ऑन द मून वाला चीज है। सर सीए जर्नी होती है वो स्लीपलेस नाइट्स, रिवीजन, स्ट्रगल भरपूर होती है। अगर पार्टनर भी सेम फील्ड का हो जाए तो वो प्रेशर कम देता है या ज्यादा? मेरे ख्याल से मेरे को तो मेरे पार्टनर ने स्ट्रेंथन ही किया था, बिकॉज मेरी जो लाइफ पार्टनर है उन्होंने अपनी एकेडमिक्स में इतना ज्यादा कुछ अचीव कर रखा है कि मैं हमेशा उनको देखकर मोटिवेट ही होता था। यार शी इज अचीविंग रैंक 1 सी ए इंटर, रैंक 1 सी ए फाइनल, रैंक 1 आए जा रही है, एसआरसीसी से इंडिया टॉपर है। तो मेरे को तो हमेशा उस जर्नी के अंदर वो मोटिवेशन ही मिलता था। बल्कि कभी कभी अगर हम लीनियंट पढ़ते थे तब लगता था यार कहीं वो और ज्यादा पढ़ाई ना कर रही हो, दोबारा से रैंक 1 आ गया, अब की बार तो रैंक 1 मेरी है। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथन ही किया था। एंड रिगार्डिंग स्ट्रगल, मैं कहूँगा स्ट्रगल तो देखो, मेरा मानना है स्ट्रगल इज अ प्रिविलेज। तो हम सबको स्ट्रगल करने को मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है। स्ट्रगल को कई बार हम एज अ एकेडमिकली बहुत ग्लोरीफाई भी करते हैं, बट स्ट्रगल एक प्रिविलेज है, बिकॉज भगवान ने हमें उस सिचुएशन में डाला है कि हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, कोर्स को परस्यू कर पा रहे हैं, एंड एक अच्छी तरीके से कोर्स को परस्यू करके अपना करियर बना पा रहे हैं। आज कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई भी नहीं कर पाते, फाइनेंशियली दे कांट अफोर्ड स्टडीज। तो उनको देखते हुए अगर हम देखें तो हम एक बहुत प्रिविलेज पोजीशन में हैं, तो उस चीज़ को हमें चेरिश करना चाहिए कि स्ट्रगल करने को अपन को मिल रहा है, और उस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। सर जब स्टूडेंट आप जैसे कपल्स को देखते हैं ना, पावर कपल, मतलब मोटिवेशन उनकी ये होती है ऐसा बनना है, तो आप उन स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे जो साथ पढ़ रहे हैं और लव और करियर को बैलेंस कर रहे हैं? देखो उस चीज तो में क्या आप सदगुरु हो चुके हो उसमें हो? नहीं नहीं इतना ये वाला ज्ञान हमारा जो भी स्टूडेंट देख रहा है ना, कोई तो चल ही रहा है सबका, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? देखो हमारे टाइम से आज की सिचुएशन बहुत ड्रास्टिकली बदल चुकी है, जो मैं देख रहा हूँ। एंड जो मैं क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ इतने बच्चों के साथ रहकर, मैंने बहुत देखा है कि बच्चे रिलेशनशिप के चक्कर में अपना पूरा करियर स्पॉइल कर जाते हैं। तो आपको कभी भी वो नहीं करना है। मतलब अगर आप ये लव करियर इस सब के झमेले में आ भी रहे हो, आपको इस एज में एक चीज पर क्लैरिटी क्या चाहिए कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे पेरेंट्स थे। पेरेंट्स सिर्फ वो थे जिनके लिए मैं अपनी स्टडीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, वरना कोई दूसरी चीज मेरे को मेरी पढ़ाई से नहीं ला सकती थी। चाहे वो मेरा रिलेशनशिप है, चाहे मेरी फ्रेंडशिप है। दोस्त कह रहे भाई आज घूमने जाना है, गर्लफ्रेंड कह रही भाई आज डेट पर जाना है, भाई आज अगर क्लास है और पढ़ना है तो पढ़ना है। तो वो चीजें हमेशा नेक्स्ट आती हैं। अब ऑब्वियसली वंस आई एम मैरिड, शी इज माय फैमिली, तो वो पेरेंट्स के बराबर चली गई हैं। पर जब तक मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने में रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप हमेशा मेरे करियर के बाद आती है। बिकॉज अगर मैंने अपना करियर अचीव ही ना किया होता, तो मैं और मेरी वाइफ जो है एक दूसरे से अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ही इंस्पायर हुए थे। तो अगर हम वो अचीव ही ना करते तो हमारा वो मोटिवेशन और प्यार कहीं डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि मैं उनकी मेहनत देखकर उनसे इंस्पायर हो रहा हूँ, वो मेरी मेहनत देखकर मेरे से इंस्पायर हो रही है। अगर हम उसी में ऑनेस्ट नहीं रहेंगे तो हम अपने रिलेशन में कैसे ऑनेस्ट होंगे?
तो आपको अगर आप इस करियर या रिलेशनशिप के फेज में जा रहे हो, आपको प्रायोरिटी सेट करते हुए उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है बेटा, अगर रिलेशन की वजह से आपकी अभी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो बाद में फिर आप उसी रिलेशन को भी कोसोगे। तो इसलिए चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलिए, फिर एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड फॉर यू। एंड लास्टली एक और चीज़ कहूँगा, अगर करियर आप अच्छे से अचीव करते हो तो रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में आपका करियर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे आज मैं और मेरी वाइफ का करियर सेट है, तो हमारे पेरेंट्स बड़ा इजीली मान गए, उनको दिख रहा है भाई बच्चे ने अपना करियर बना लिया है, अच्छे से अपनी लाइफ बना चुके हैं, मैच्योर्ड है, उनको अच्छा डिसीजन मेकिंग करना आता है, तो लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने में एंड वो मैरिज की तरफ उसको लेकर जाने में उनका कभी रिस्ट्रिक्शन ही नहीं रहा। तो आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लेना कि अगर आप करियर अचीव करते हो, रिलेशनशिप भी आपको आगे इजीली या स्मूथ बनाएगा उस चीज़ को। सर कितना कॉम्पिटिटिव होता है कि सेम फील्ड का पार्टनर और आपसे ज्यादा रैंक लेकर आए तो देखो जब तक पढ़ रहे थे तब तक तो वो रैंक ऑब्वियसली नहीं आ रखी थी ना। एक रैंक आई तो दूसरी बार लग रहा था मैं बेटर रैंक लाऊंगा, फिर अगली बार भी लग रहा है मैं बेटर रैंक लाऊंगा। सर वो 40 और 1 का अंतर कितना था? वो तो पूछो ही मत, बहुत ज्यादा था। बिकॉज जब इंटर में हमारा गैप था, मेरी रैंक 4 थी, उनकी रैंक 1 थी, तो मार्क्स का गैप था सिर्फ 6 मार्क्स का। मैंने कहा 6 मार्क्स का गैप है, चलो थोड़ी सी मेहनत करके फाइनल में कवर कर लेंगे। पर फाइनल में तो मेरे को ध्यान भी नहीं, शायद पता नहीं कितना 50-100 नंबर का गैप रहा होगा, तो वो बहुत आगे फिर निकल गई। पर लकीली फिर वो प्रोफेशनल ने थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर दिया। CS में आई गॉट रैंक 2, शी गॉट रैंक 3, तो जाते जाते हम थोड़ा सा मुंह दिखाने लायक हो गए थे भी, ठीक है हमारी भी एक रैंक आ गई। सर जो जिन स्टूडेंट को जो सुनना था ना, मैं भी वो आपने बता दिया उनको, उन्होंने अपनी बात सोच समझ के मतलब दिमाग में सेटल कर लिया। अब तो इतनी मैम जैसी एक हमें भी चाहिए। हाँ, मैं मजाक में एक बात तो बोलता, देखो भाई रैंक 1 हमारा टारगेट था, रैंक 1 कभी ला नहीं पाए, तो हम रैंक 1 वाले लिया। सर आपने कॉर्पोरेट में, EY में प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस भी किए हैं, मर्जर एमिशन भी किया है, तो आप टीचिंग लाइन में कैसे आए? टीचिंग लाइन का जो डिसीजन था वो काफ़ी इंस्टिंक्टिव डिसीजन था, क्योंकि जब हम पढ़ते थे हमने अपने टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा था, एंड वो जिस लेवल पर पढ़ा रहे थे, जो नॉलेज उनके पास थी, जितना फेम एक टीचर को उस समय मिलता था, वो देखकर हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते थे यार क्या ज़बरदस्त लाइफ है, एक लाइट सेलिब्रिटी फीलिंग्स आती हैं। एंड माइंड में कहीं ना कहीं रहता था यार कि काश एक बार ये लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिले। प्रैक्टिकली मैंने कभी टीचिंग करी नहीं थी, मतलब इन द सेंस मैंने कभी भी कोचिंग में, ट्यूशंस में 11-12 के बच्चों को या कॉलेज लेवल पर कभी नहीं पढ़ाया था, बट मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा पढ़ाता था। तो जब मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ाता था वो कहते थे यार तेरा समझाने का स्किल बहुत अच्छा है, और जब तू समझाता है चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आती है। तो वो एक इंस्टिंक्ट था कि जो कह रहा था कि शायद मैं पढ़ा सकता हूँ। तो जब मैं जॉब में गया, जैसे मेरी CS क्लियर हुई, तो आई स्टार्टेड माय जॉब विद EY M&A में, तो मेरे को टीचिंग का ऑप्शन आया। तब मैंने सोचा यार जॉब तो अभी भी चल रही है, 3 साल बाद भी चलेगी और 10 साल बाद भी चलती रहेगी, टीचिंग का ये ऑप्शन आज आया है, ये अपॉर्चुनिटी अगर अभी ग्रैब कर ली तो शायद लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। और वो जो एक ड्रीम था कि ऐसा एक लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिले, शायद वो पूरा हो सकता है। तो उस चीज़ को क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए। और क्योंकि मैं अपने करियर के इनिशियल फेज में था, मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा यार एक बार ट्राई कर देखना, खुद को 1 से 2 साल टीचिंग में देता हूँ, क्लिक कर गया तो बहुत बढ़िया, वरना जॉब तो दोबारा हो जाएगी। लकीली हम टीचिंग में आए, 1 से 2 साल में बच्चों का इतना प्यार मिला कि वो क्लिक कर गया। आई एम एंजॉयिंग दिस जर्नी। सर आप में भी वन ऑफ एक ऐसे स्टूडेंट या फिर टीचर हैं जिनके रैंक होल्डर के होल्डिंग्स भी लगे और टीचर के होल्डिंग्स भी लगे। लक्ष्मी नगर में जाते ही मेट्रो में सबसे पहले आपका होल्डिंग लिस्ट अभी देख कर आ रहे हैं हम लोग। यस आज भी मैं एज अ स्टूडेंट अपनी पुरानी पिक्चर्स देख लेता हूँ, लक्ष्मी नगर में लगी हुई हैं। दैट्स अ स्पेशल फीलिंग कि जहाँ मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ा था, आज मैं वहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ, एंड वो दोनों बैनर शेयर हो पा रहे हैं। एंड मैं यही चाहूंगा भी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम चीज़ में जाएं कि उनके भी होर्डिंग्स फटाफट से वो रैंक होल्डर्स की लिस्ट में आए। तो अगला टारगेट तो यही है। सर अब पहले आप CA को पढ़ाते थे, आप CS को भी आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो मतलब आप लॉ को ऐसे पढ़ाते हैं कि माइंड को क्लियर हो जाता है, मतलब उसमें ह्यूमर भी है, मोटिवेशन भी है, और इवन मतलब बच्चे के ना दिमाग में पूरा घुस जाता है वो। बट कोई स्टूडेंट अगर आपके पास आए और बोले मुझे लॉ समझ नहीं आ रहा, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, कैसे स्टार्ट किया जाए दोबारा से? किसी भी जर्नी को अगर आपको हासिल करना है, जैसे कि लॉ, आपको सबसे पहले अगर ये कह रहे हो ना लॉ समझ में नहीं आ रहा, मैं उस बच्चे को कहता हूँ अपने माइंड से थॉट निकालना पड़ेगा। मतलब आपको ये भूलना पड़ेगा कि यार लॉ मेरे से नहीं हो सकता, लॉ मेरे को समझ नहीं आएगा, कैसे मैं सेक्शन नंबर याद करूंगा। अगर आप ये चीज़ बोलोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आपकी बॉडी भी वही एनर्जी आपको देगी और शायद वो करना आपके लिए और मुश्किल होगा। मैं उससे कहता हूँ यार तेरे सामने मैं बैठा हूँ, जब मैंने लॉ कर लिया, मैंने सेक्शन नंबर याद कर लिए, मेरे को प्रोविजन पता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं भी तो इंसान हूँ, मैंने भी 0 से स्टार्ट किया था। तो जब मैं कर सकता हूँ, आपका एनर्जी लेवल तो मेरे से बहुत ज़्यादा है, आपका माइंड तो मेरे से बहुत ज़्यादा शार्प चलता है, तो आप तो बिल्कुल अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, आपको कर सकते हो। एक बार आपने कॉन्फिडेंस दिखाया तो अब राइट अप्रोच पकड़कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड लॉ की राइट अप्रोच है सबसे पहली चीज इंटरप्रिटेशन, और मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस करता हूँ, लेट्स मास्टर द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। आपको कानून को रटना नहीं है, क्योंकि जब मैं इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लॉ नहीं पढ़ता था, मैं कॉलेज में जब लॉ पढ़ता था,
मेरे लिए लॉ बिजनेस स्टडीज जैसा एक पेपर था। मतलब जैसे हम 11th-12th में बिजनेस स्टडीज इंग्लिश से हिंदी कर रहे हैं, लॉ में हम वही करा करते थे और उसमें मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था यार ये चीजें क्या हैं, कहाँ से बन रही है, क्यों फ्लो कर रही है। पर जब आप इंटरप्रिटेशन सीखना स्टार्ट करते हो तब आपको समझ में आता है लॉ इट्स मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन। मतलब लॉ बन कैसे रहा है, किसने कानून बनाया, उनको किसने अथॉरिटी दी कानून बनाने की, पार्लियामेंट क्यों कानून बना पा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, कैसे इंटरप्रिटेशन होती है, नॉटविथस्टैंडिंग वाले क्लॉज का क्या मतलब है, सब सेक्शन क्लॉज में क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन वाला सेक्शन में क्लॉजेस क्यों बोलते हैं, चैप्टर्स क्यों होते हैं लॉ के अंदर, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, रीजनेबल क्या होता है। जब इन चीजों को आप लॉ के अंदर मिक्स करना स्टार्ट करते हो तब आपको समझ में आता है कि मैं अब इस चीज को जो पढ़ रहा हूँ एक लेमैन से अलग तरीके से पढ़ रहा हूँ। तो एक लेमैन को भी ये सारी चीजें दिखती है, मेरे को भी दिखती है, पर मैं कानून की वो बातें देख पा रहा हूँ जो बाकी इंसान ओवरलुक कर जाता है। फिर लास्ट लेग आता है उसको याद करने के हम ट्रिक्स देते हैं, कहीं निमोनिक्स आ रहे हैं, कहीं कॉम्पैक्ट बुक आ रही है। तो जब आप ये जर्नी हासिल कर लेते हो, पहले कॉन्फिडेंस दिखाया, फिर इंटरप्रिटेशन अच्छे से करी, फिर चीजों को आपने याद करने की ट्रिक्स बना ली, तो लॉ आपके लिए बहुत सुपर इजी हो जाएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम जब आंसर लिखते हैं बच्चों को लॉ पता है, पर जब आंसर की बारी आती है तो उसमें नंबर पता है हमने सही लिख के आए फिर भी नहीं मिल रहे, तो जो एग्जामिनर चेक करता है, क्योंकि वो आपको लग रहा है ना आपने सही लिखा है एग्जामिनर के हिसाब से वो सही है नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखे कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रेसिव हो जाए। पूरा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंप्रेसिव बनाने के लिए सबसे बेसिक अप्रोच, अगर आपको लॉ लिखने में डर लगता है तो इसकी कोई दवाई तो है नहीं कि भाई सुबह शाम 2 गोली खाई और लॉ लिखना आ गया। आपको अगर लॉ लिखने का डर निकालना है तो आपको लॉ लिखना पड़ेगा। तो क्लासेस में मैं बार बार ये चीज कहता हूँ कि भाई अगर आपको लॉ के आंसर लिखने में डर लगता है, यू विल हैव टू राइट इट। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आंसर राइटिंग के एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अप्रोच आपके टीचर या सीनियर्स आपको बताएंगे। अप्रोच लॉ की बड़ी सिंपल है। भाई मैं आज अगर आपसे पूछता हूँ कि मेरे को किसी कानून का इस केस स्टडी का आंसर दीजिए, कि लेट्स सपोज आज मेरे को कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, सीएस साहब आप भी सीएस कर रहे हो, कंपनी इनकॉर्पोरेट करा दोगे, कैसे कराओगे? तो आप कहोगे हाँ सर करा देंगे, ये बात नहीं चलेगी। आप कहोगे जी कानून का ये सेक्शन है, सेक्शन 7, ये आपको बताता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बारे में, इसके हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैंने कहा अच्छा सीएस साहब ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपने कहा फिर आप मेरे से सारी जानकारियां लोगे और फाइनल कंक्लूजन लोगे। सेम चीज लाइफ में ये लॉ के पेपर में चलती है। आप कभी भी फाइनल आंसर नहीं बताओगे, आप सबसे पहले लीगल प्रोविजन बताओगे कि कानून ये बोलता है। आज मैं अगर आपके पास बायबैक कराने हूँ और मैं कहूँ जी मेरी कंपनी के 50% शेयर्स का बायबैक कर दो, आप कैसे कहोगे? नहीं करेंगे। अगर आपने कहा नहीं करेंगे तो फिर मेरा तो आंसर ही नहीं आया। आप सबसे पहले ये बताओ ना कि सर सेक्शन 68 है लॉ के अंदर जो कहते हैं 1 साल में आप मैक्सिमम 25% का ही बायबैक कर सकते हो। तो लॉ ये कह रहा है इस वजह से आप 50% का बायबैक नहीं कर पाओगे। सेम अप्रोच पेपर में चलेगी, बिकॉज आपको इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल बना रहा है और उस चीज के लिए तैयार कर रहा है कि सीएस बनते ही आप डे 1 पर अपनी प्रैक्टिस खोलकर बैठ सकते हो और क्लाइंट आकर केस स्टडीज पूछेगा तो उसका आंसर आप कर पा रहे हो नहीं। तो आंसर की राइट अप्रोच क्या है? लीगल प्रोविजन पहले बताइए, फिर आप अपने फैक्ट्स और कंक्लूजन के हिसाब से उसको कंक्लूड कर दीजिए। तो चीजें बड़ी आसान है, बस अपने माइंड से आपको वो निकालना है कि भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आंसर लिखना बड़ा मुश्किल है ना, आंसर इज वेरी इजी, बस वो अप्रोच पकड़नी अपने को। सर आपने अभी अप्रोच की बात करी, तो सीए स्टूडेंट के लिए ना लॉ सब्जेक्ट ऐसा लगता है रट्टाफिकेशन करना, उनको लगता है रट्टा मारो और खत्म करो, क्योंकि रट्टा तभी है ना जब आप उसको बिजनेस स्टडीज बना रहे हो। आपको इसको इंटरप्रिटेशन की तरफ लेकर जाना है, फिर लॉ आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। उनका जो रट्टाफिकेशन से कॉन्सेप्चुअल अगर करना हो तो क्या 3 कॉन्सेप्चुअल वो मिस्टेक अवॉइड करें? वो पहली चीज जैसा मैंने कहा, लॉ को सीधे कभी भी रटो मत। फर्स्ट थिंग आपको हमेशा इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करना है। अब इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सेक्शन 13 कंपनीज एक्ट में आता है। सेक्शन 13 डील करता है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। अब वो सेक्शन कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिक्वायर्स एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन। अब जो एक नॉर्मल इंसान इस लाइन को पढ़ेगा वो कैसे पढ़ रहा है कि मेमोरेंडम ऑल्टर करने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। पर जो लीगल एक्सपर्ट होगा वो इस चीज को कैसे पढ़ रहा है? यार मेमोरेंडम ऑल्टर करने के लिए वैसे तो एसआर चाहिए, पर वो सेक्शन कह रहा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61। मतलब अगर मेमोरेंडम के ऑल्टरेशन के लिए सेक्शन 61 में कुछ और लिखा है तो ये सेक्शन कह रहा है मैं उस बात को सुरक्षित रखते हुए अपनी एक बात कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ मेमोरेंडम एसआर से ऑल्टर होता है, पर अगर मेरे अगेंस्ट कोई भी बात 61 में लिखी है तो उसकी बात चलेगी। और 61 में क्या लिखा है कि मेमोरेंडम का कैपिटल क्लॉज ऑल्टर होता है ओआर से। तो जो एक नॉर्मल बच्चा इस लाइन को अगर रटेगा वो सिर्फ कह रहा है यार एसआर से ऑल्टर होगा और बुक में कहीं लिख दिया होगा कैपिटल क्लॉज ओआर से ऑल्टर होगा। तो अगर आपने इंटरप्रिटेशन नहीं सीखी आप ये कभी समझ ही नहीं पाओगे यार कैपिटल क्लॉज ओआर से ऑल्टर क्यों हो रहा है, बिकॉज 13 ये कह रहा है कि सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61। तो ये इंटरप्रिटेशन का आपको फ्लेवर मिला। लाइकवाइज अगर 13 कह देता notwithstanding anything contained in 61 कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम विल बी ऑल्टर्ड बाय एसआर। अब इसका मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम के सारे क्लॉज हमेशा एसआर से ही ऑल्टर होंगे। कोई दूसरा सेक्शन जो मर्जी बोलता है इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसको लॉ में हम नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज बोल देते हैं।
तो लॉ में कॉमास की, नॉन ऑब्स्टेंटेड क्लॉज, सब्जेक्ट टू, विदाउट प्रेजुडिस, इन शब्दों की बहुत कीमत होती है। तो जब हम इंटरप्रिटेशन नहीं सीखते ना, हम इन शब्दों को इग्नोर कर देते हैं। और मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ वो ऐसी किताबें रेफर करते हैं जिनमें वर्ड्स ही नहीं होते, वो प्लेन इंग्लिश की तरह से पढ़ रहे होते हैं, तो आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट होंगी। पर जब आपने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया तो अब आपको भी मजा आने लगेगा, हाँ यार ये नॉटविथस्टैंडिंग का भी कुछ मतलब है, सब्जेक्ट टू भी का कुछ मतलब है, और फिर इंटरप्रिटेशन आपको अच्छी लगने लगेगी। तो ये पहली ट्रिक है कि लॉ को इंटरप्रेट करना आपको सीखना। इंटरप्रिटेशन तभी आएगी जब आप इंटरप्रेट करते हुए लॉ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पढ़ोगे। एकदम से ओवरनाइट इंटरप्रिटेशन नहीं आ सकती। सेकंड, अगर आप कह रहे हो दूसरा टिप अगर आपको चाहिए, बेटा इंटरप्रिटेशन तो आपने कर ली, पर अब लॉ के सेक्शंस इतने सारे हैं, सेक्शन नंबर हैं, उनके प्रोविजंस हैं, सर इंटरप्रेट तो कर लेंगे पर इसको याद कैसे करें? थोड़ा याद करने के लिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अब जो ट्रिक्स जैसे हम देते हैं, मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे सेक्शन 52 सिक्योरिटीज प्रीमियम का होता है, वो यूजेस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात करता है। तो हमने एक निमोनिक दे रखा है, दे भाई प्रीमियम। बच्चे के माइंड में वो स्ट्रक हो जाता है, दे भाई प्रीमियम, DBP, B से बना डिस्काउंट, B से बना बोनस इशू बायबैक, P से बना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीमियम रिडम्पशन, सेक्शन याद हो गया। तो इंटरप्रिटेशन के बाद बच्चे का नेक्स्ट फिर होता है, यार याद कैसे करूंगा? बोनस इशू का सेक्शन है 63। बोनस इशू की कंडीशन के लिए हमने निमोनिक दे रखा है बोनस, कि बोनस के लिए पावर होगी आर्टिकल में, O से बना OR, N से बना नो डिफॉल्ट, U से बना उन्हें करो फुल्ली पेड अप, S से बना सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इससे आपके लिए चीजें याद करना आसान होता है। तो इंटरप्रिटेशन तो हो गई सर, पर पेपर के लिए याद भी तो करना है, बिकॉज पेपर में याद ही नहीं होगा तो लिखेंगे क्या? पता चला न्यूमेरिक लिख के आ गए हैं। तो इसलिए वो याद करने की ट्रिक्स आपको बनानी पड़ेंगी, या तो आपके टीचर वो ट्रिक दे रहे हैं, वरना खुद से ट्रिक बनाओ। और आज के दिन में तो भाई चैट जीपीटी का जमाना है, AI का इस्तेमाल करिए। तीसरा, लास्टली जो आपका आता है, भाई ट्रिक्स भी मिल गई, याद भी कर लिया, अब उसको लिखना सीखना है, तो लिखने की अप्रोच थोड़ी देर पहले की। तो ये 3 ट्रिक्स हैं जिससे आपका कोई भी लॉ का पेपर निकल जाएगा। सर आप टीचिंग में भी हैं और कंसल्टेंसी में भी हैं और मेंटर भी कर रहे हैं, तीनों चीज आप कर रहे हैं, तो आपका बेस्ट फोटे क्या है कि आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए बेस्ट है? बेस्ट अगर आप कहेंगे, बेस्ट तो देखो टीचिंग ही है अनडाउटेडली, बिकॉज वो जो टीचिंग का टाइम होता है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है मेरे दिन का। बिकॉज व्हेन आई एम ऑन द स्टेज, वो जो बच्चों को पढ़ाने को मिल रहा है, वो जो ऑरा मिल रहा है, वो जो अपनी नॉलेज ट्रांसलेट करने को मिलती है, तो आई गेस वो सबसे बेस्ट पार्ट है। मेंटरशिप जो है वो टीचिंग के साथ साथ आ जाती है, कि जब हम बच्चों को इतना गाइड करते हैं और टीचिंग में बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर बच्चे को लगता है यार इस टीचर के साथ मैं अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकता हूँ, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम लेकर आता है, तो वहाँ से हम ऑटोमेटिकली मेंटर बनते हुए चलते हैं। बट टीचिंग इज द फर्स्ट थिंग विच आई थॉरली एंजॉय, तो मैं तो भाई टीचिंग को ही टॉप नंबर दूंगा अपने लिए। सर जैसे आप टीचिंग लाइन में हैं और जो बच्चे अब देख रहे हैं उनका आने वाला अटेम्प्ट दिसंबर, नवंबर या फिर जनवरी जब भी है, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि ये एडवाइस हैं, इसको जब अटेम्प्ट देने से पहले इसको अपने माइंड में अच्छे से याद कर लें या फिर छाप लें बिल्कुल प्रॉपर? एक एडवाइस, जिनका भी अटेम्प्ट अब नवंबर जनवरी में आने वाला है, बेटा हार्डली आपके पास 2-3 महीने बचे हैं, तो आप में से मैक्सिमम बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे और अब अपने रिवीजन फेज में एंटर करने वाले होंगे। आपको खुद को एक बात बोलनी है कि अब ये जो 2-3 महीने हैं, ये मेरी पिछले 7-8-9 महीने से जो मैं पढ़ाई करता आ रहा हूँ उसको डिसाइड करेंगे। तो अगर 2-3 महीने में मैंने जान लगा दी और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, तो मेरी पीछे जो मेहनत रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। कि अगर मैं पीछे 10 घंटे पढ़ते आया था, पर अगले 2-3 महीने मैंने जी जान लगाकर 15-16 घंटे पढ़ाई कर दी, तो पीछे की सारी एफर्ट मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं पीछे जितनी जल्दी सुबह उठता था, दिन भर पढ़ता था, इतने सेक्रीफाइस किए, वो सब वर्थ इट हो जाएंगे मेरे अगले 2-3 महीने की मेहनत से। दूसरा अप्रोच क्या है, अगर मैं थोड़ा सा भी ढीला पड़ा, मैं लीनियंट हो गया, मैं चीज़ अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, तो पीछे की सारी मेहनत आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो पीछे जो आप इतनी मेहनत करते हुए आए हैं उसका यूज नहीं रहेगा और फिर पेपर में शायद फेल देखने को मिलेगा। तो आपको वो पॉजिटिविटी खुद को देनी है कि यार अगले 2-3 महीने में रच के पढ़ाई करने वाला हूँ, क्या चीज़ है जो मेरे को मेरे करियर से डिस्ट्रैक्ट कर दे, इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो मेरी लाइफ इससे बननी है, मेरी फैमिली की जिंदगी इससे बननी है, तो इसमें मैं कैसे डिसऑनेस्ट होऊंगा। तो बस अपनी प्रिपरेशन में ऑनेस्ट रहना, पूरी जी जान लगा दो अगले 2-3 महीने के लिए, ताकि आपकी पीछे की पूरी जो मेहनत है वो अच्छे से कारगर हो पाए और आपको अपनी मेहनत का फल मिले। सर आप आज जो भी हो, मतलब जो सक्सेस और एंजॉय कर रहे हो आप, अगर एक मोमेंट मिले आपको पब्लिकली थैंक यू बोलने का उन लोगों को जो आपकी लाइफ में मतलब इन्फ्लुएंस भी किया है आपको और इम्पोर्टेंट पार्ट भी निभाया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इस जर्नी के अंदर मैं कहूँगा इतने सारे लोग रहे हैं, एंड किसी की भी जर्नी में बहुत सारे लोगों का एक हाथ रहता है। आई गेस वो जो जर्नी रही और इतने सारे लोगों ने जो एफर्ट्स लगाए, उन सबके लिए थैंक यू सो वेरी मच। बिकॉज आज मैं बार बार कहता हूँ कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर मैं अपने पैशन को प्रोफेशन बना चुका हूँ। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये पैशन था कि मैं कभी पढ़ाऊँ, वो एक ड्रीम लाइफ एंजॉय करूँ, और मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन बन गया। तो इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों की मैं अगर कुछ भी बात बोलूँ तो भाई मेरे पेरेंट्स आते हैं, मेरे टीचर्स आते हैं, मेरे दोस्त आते हैं बिकॉज उन्होंने गाइड किया टीचिंग में आने के लिए, मेरे कलीग्स आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स आते हैं बिकॉज स्टूडेंट्स से टाइम टू टाइम मैं फीडबैक लेता रहता हूँ, वो मेरे को इम्प्रूव करते रहते हैं।
तो पूरी जर्नी को एंजॉय करने में इतने सारे लोगों का हाथ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा भाई, एक स्पेशल पर्सन, कभी मैं उनको ये बात स्ट्रेट अवे बोल नहीं पाता। हम लड़के होते हैं तो लड़कों को ना ये थोड़ा सा प्यार दिखाना, इमोशंस दिखाने में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगता है। तो एक इंसान जिसके लिए मैं बिल्कुल 2 शब्द आज कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट पे, तो दैट इज़ माई मॉम। मॉम को इस मामले में मैं स्पेशल बिल्कुल कहता हूँ बिकॉज जैसे हमारी मॉम होती है ना, उनको खुद की लाइफ में पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। मेरी मॉम का आज भी उनके मन में कभी कभी रहता है कि यार काश मेरे को पढ़ाई करने को मिल जाता तो मैं पता नहीं जिंदगी में कुछ आगे कर जाती। उन्होंने सेल्फलेसली पूरे का पूरा टाइम एक पूरा हाउसवाइफ की तरह हमारी फैमिली को डेडिकेट किया। तो जिसमें पापा आ रहे हैं, दादू दादी आए थे, हम हैं, बच्चों की करियर बनाने, उन्होंने सेल्फलेसली पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ मेरा करियर बनाने पर डिवोट कर दी। तो चाहे मैं प्राइमरी स्कूल में था तो बैठ कर ये देखना कि मैं अच्छे से लिखता हूँ, यानी हर पीटीएम में जाना, मेरी पढ़ाई को ट्रैक करना, हमेशा वो पॉजिटिव अप्रोच मेरे लिए सेट करना, और वो सारा काम बिल्कुल सेल्फलेस एफर्ट के साथ करना, यार बस इस मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाए। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उनसे कभी ये चीज़ कह नहीं पाता, पर आज जरूर कहूँगा कि आई लव यू मॉम, एंड आपके वो छोटे छोटे जो एफर्ट्स इतने साल तक आप करते रहे वो बहुत ज़्यादा कारगर हुए, एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड लव यू सो मच, एंड आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंटी अनफिल्टर्ड रू की पूरी टीम की तरफ से कि मतलब आपके एफर्ट्स यहाँ दिख रहे हैं, आज उनके संग हम बैठे हुए हैं। सर एक थोड़ा लाइट करते हैं मूड को, बिल्कुल। एक फन सेगमेंट है। ओके आपको रैपिड फायर है, आपको बताना है। ओके। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट आउट। सब बच्चे रिलेट कर रहे होंगे आपसे क्योंकि सुबह उठा ही नहीं जाता। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट ही नहीं था। जब मैं पढ़ता था मैं अपनी सारी पढ़ाई रात को पैक करके सोता था। मेरे को पता था अगर सुबह के लिए छोड़ा तो पक्का पेंडिंग रह जाएगा, तो मेरे को खुद पर भरोसा ही नहीं था। तो एक तो अलार्म सुबह उठाता है ना, हम उठते नहीं है। नहीं भी मेरे तो अलार्म ही 2-3 होते थे, वरना लास्ट अलार्म मेरी मम्मी होती थी। तो मेरे तो सारे अलार्म ही बंद होते थे, मम्मी उठा रही थी लास्ट। मम्मी 7 बजे का अलार्म को 5 बजे बोल देती है उठ जाओ। बिल्कुल। मॉम टिल डेट मेरी अलार्म है आज भी। मैं रात को इसलिए रिलीफ से सोता हूँ कि सुबह मम्मी है, मम्मी उठा देंगी, तो मेरे को डर नहीं रहता। तो बिल्कुल है। सर कॉफी या चाय वाइल टीचिंग? चाय। मैं चाय। बिल्कुल। ऑडियंस बोल रहे हो कि हम तो कॉफी लेके बैठे हैं। नहीं, कॉफी कभी कभी चलती है, बट प्रेफरेंस मिलेगी, सबसे पहली प्रेफरेंस चाय की आती है। चाय लवर सब अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में। अब कोई भी भाई कमेंट्स के अंदर चाय के नेगेटिव्स नहीं गिनाएगा, उसको ब्लॉक कर देना, ठीक है। सर एक सब्जेक्ट जो आप स्लीप में भी इजीली पढ़ा सकते हैं, उसका आंसर मुझे पता है, फिर भी हम आपको लॉ। बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार रात को नींद पूरी नहीं हो रही होती और हम क्लास में जा रहे हैं, पर ये पेपर ऐसा है जो हम हंसी मजाक में निकाल देते हैं, पढ़ा देते हैं। अगर एक दिन के लिए स्टूडेंट बन जाएं आप, तो कौन सा टीचर के लेक्चर अटेंड करेंगे? अगर मैं स्टूडेंट बन जाऊं तो कौन से टीचर के लेक्चर अटेंड करूंगा? सबसे ज्यादा मस्ती कौन से टीचर कराते थे यार? ये तो टफ क्वेश्चन पूछ लिया आपने। इसमें जरा ज्यादा दिमाग लगेगा। इस वाले में दिमाग लगेगा। सीए रैंक होल्डर भी दिमाग लगा रहे हैं। ये वाला तो ये आस्क मी अ टफ वन। आई गेस मैं अपना सबसे पहला जो कोचिंग का एक्सपीरियंस स्टार्ट किया था उसी लेक्चर में वापसी जाना चाहूंगा। दैट वाज सीए आशीष काला सर की कोचिंग। तो मेरा सीए सीएस की जर्नी की सबसे पहली कोचिंग थी, एंड वो इस मामले में स्पेशल थी। उस कोचिंग में मैंने पहली बार इतनी मैम को देखा था। बस फिर तो हम समझ ही गए सब। सर स्ट्रेस बस्टर के लिए आप लॉन्ग ड्राइव प्रेफर करते हैं, जिम या नेटफ्लिक्स बिंज? सब कुछ ही आएगा, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अगर रात का टाइम है, रात के टाइम पे तो आई विल प्रेफर अनडाउटेडली लॉन्ग ड्राइव। तो ड्राइव पर जा रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आई विल एंजॉय दैट। रेस्ट करने का मन नेटफ्लिक्स है। तीनों ऑप्शन में अगर आप कहोगे तो चलो लॉन्ग ड्राइव विद गुड म्यूजिक। अक्षय कुमार वाली वाइब है सर की प्रॉपर। लॉन्ग ड्राइव एनी डे लॉन्ग ड्राइव। सर एक सब्जेक्ट जो स्टूडेंट को नाइटमेयर लगता है पर आपको ऐसा लगता है बहुत इजी है, तो स्टूडेंट टाइम में आपके लॉ एंड टेक्स्ट, थोड़ा सा मैं कहूंगा लॉ एंड टेक्स्ट या लॉ को लेकर बच्चे बहुत डरते थे, पर लॉ मेरा हमेशा से कंफर्ट एरिया रहा। और इसका फ्लिप साइड पर अगर ऐसा सब्जेक्ट कहोगे जो बच्चों को भी नाइटमेयर लगता है, टिल डेट मेरे को भी नाइटमेयर लगता है, दैट इज ऑडिट। वो एक ऐसा पेपर है भाई। सर ऑडिट में तो सबसे ज्यादा दिक्कत ऑडिट में ही रहती है सीए वालों को। मतलब मेरे बाकी पेपर में मैं जो सोचता था उसके आजू बाजू में फिर भी नंबर आ जाते थे। ऑडिट में सोचता था उतने नंबर ही नहीं आते थे। लिखते तो बहुत थे, नंबर ही नहीं आते थे। सर एक शॉर्टकट या ट्रिक जो आप हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं? शॉर्टकट या ट्रिक? चलो एक चीज मैं कहता हूँ, जब आप पेपर लिख रहे हो अगर आप पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हो ना, आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, एग्जामिनर को नहीं पता है कि आप तैयार नहीं हो। तो एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक कर रहा है, उसे नहीं पता आपने कितना पढ़ा था, उसे नहीं पता आपकी तैयारी कितनी थी, उसे नहीं पता आप कितने लीनियंट थे। तो जिस समय आप पेपर लिख रहे हो सुपर कॉन्फिडेंट होकर पेपर लिखना, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ पेपर लिखे थे जिसमें मेरे को पेपर में आता ही 25-30 नंबर का था, टू बी ऑनेस्ट। सर रैंक होल्डर लिख सकते हैं सुपर कॉन्फिडेंस नहीं, पर मैं फिर भी लिखकर हमेशा 100 नंबर का, मैंने जिंदगी में 100 से नीचे का कभी पेपर ही नहीं किया। तो ये चीज मैं हमेशा बच्चे को कहता हूँ, बेटा पेपर हमेशा 100 नंबर का करना। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो पक्का ही करना है। जो आता है अच्छे से लिखो, जो नहीं आता कुछ ना कुछ लिखो। टाइम मैनेजमेंट नहीं पता ना, हमारे लोगों के 80 भी पहुंच जाए तो बहुत आ जाए। टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, उसके लिए आपको बस क्वेश्चंस को टाइम एलोकेट कर चलना है कि 10 मिनट में 15 मिनट में एक सवाल होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट टफ,
बट पेपर करो तो भाई 100 नंबर का ही करो, ये मैं आपको राय दूंगा। आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा आप चेंज होते हैं देखोगे अगर आपने 100 नंबर का पेपर लिखना स्टार्ट कर दिया। जो अब आपका अगला अटेम्प्ट है जो आने वाला है उसमें 100 नंबर का ही लिख के आना। ये मेरी गारंटी भाई, आप 100 नंबर का लिखाना, जितना आता है वो खुद से लिखो, जो नहीं आता उसमें कुछ भी लिखो। एग्जाम बाकी सर सोर्स लगाएंगे अपना, डन डन यहाँ पे लिख के जाना अपना नाम और रोल नंबर। डन डन डन, पक्की बात। 100 नंबर का पेपर आपका, आपका रिजल्ट बदल जाएगा। सर एक अमेंडमेंट जो आप खुद बना सकते हैं, मतलब रूल चेंज कर सकते हैं, जैसे लॉ में अमेंडमेंट्स आती हैं, ओके, तो आप एक अमेंडमेंट ऐसी है जो आप लगता है कि मैं चेंज करूं इसको, मतलब कानून के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं कि कानून बदलना चाहिए? कानून के भी और कंपनी लॉ दोनों बता दीजिए आप। अच्छा, कानून और कंपनी लॉ के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हाँ। था। हाँ चलो, अगर लॉ के अंदर अमेंडमेंट की बात करें, एक प्रोविजन जो मैं चेंज करना चाहूंगा कि ये तो बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं है, क्यों डाल दिया है। देखो, अगर कंपनीज एक्ट के सेक्शंस की बात करी जाए तो देयर आर सम सेक्शन जिनकी कानून में कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब अननेसेसरी वो सेक्शन बिल्कुल बना भी रखे नहीं हैं। जैसे कि सेक्शन 193 है, तो कहता है ओपीसी अगर मेंबर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो कॉपी राइटिंग में होनी चाहिए, रिटेन करके रखो। ये अननेसेसरी के सेक्शंस मेरे को लगते हैं जिनका कोई यूज नहीं है। तो जो लॉ के अंदर ऐसे सेक्शंस हैं उनको यहाँ पर हटाना चाहिए। एक चेंज जो करना चाहिए, जैसे लॉ को जो अननेसेसरी सेक्शन है वहां पर उनको हटाना चाहिए। हाँ, फाइनली एक आंसर मेरे माइंड में आया। यार एक काम कर दो अभी सरकार, किसी भी कानून की जितनी भी टाइमलाइंस है ना, टाइमलाइंस को एक जैसा कर दो। कहीं आप 1 महीना लिख देते हो, कहीं आप 30 डेज लिख देते हो, कहीं 60 डेज लिख देते हो, और पेपर में इस पर सवाल आ जाता है कहाँ 1 मंथ है, कहाँ 30 डेज है। तो इसको स्ट्रीमलाइन हम आई गेस कर सकते हैं। तो डेज को स्ट्रीमलाइन करना और पेनल्टीज फाइन्स को स्ट्रीमलाइन करना, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। सर सीएस स्टूडेंट जो ओपन बुक सब्जेक्ट आईबीसी का देते हैं उसमें तो इतनी लंबी लिस्ट है ना टाइमलाइंस की, 7 डेज, 20 डेज, 21 डेज, मतलब बच्चा कंफ्यूज ही हो जाता है प्रॉपर कि क्या टाइमलाइन है इसकी। अरे आप जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक टॉपिक आता है, वहां पर एक टाइमलाइन चलती है पीएलटी 10-50-100, पेड अप कैपिटल 10 करोड़, बोरोइंग्स 50 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़। और उसमें दिक्कत क्या है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, पर जो लोन है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, एग्जैक्ट 50 करोड़ नहीं है। अब बच्चा कहता है सर इसका लॉजिक क्या है? मैंने कहा मेरे को नहीं पता भाई लॉजिक, मतलब उसमें इक्वल टू की भी लिमिट है, बोरिंग्स में 50 से ज्यादा देखना है। एंड दिक्कत ज्यादा ये आती है जब इंस्टीट्यूट इन पॉइंट्स को पेपर में चेक कर लेता है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आई गेस कानून अगर स्ट्रीमलाइन हो जाए तो हमारे लिए भी कंप्लाई करना आसान हो जाएगा। सर एक वर्ड में अगर आप अपना स्टूडेंट लाइफ को डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा? I'll say it was marvelous. It was a privilege. मेरे को, मैं जैसा थोड़ी देर पहले कहा था, it was a privilege कि मेरे को इतने एफर्ट्स करने को मिले, एंड मेरी फैमिली, मेरे फाइनेंशियल बैकग्राउंड ने मेरे को वो मेहनत करने का प्लेटफॉर्म दिया। तो इट वाज अ प्रिविलेज कि मैं पूरी जर्नी इतनी अच्छी मैनर में अचीव कर पाया। तो थैंक्स टू गॉड एंड माय फैमिली। सर आपकी जर्नी ना एक लाइव एग्जांपल है कि जो मेहनत और क्लैरिटी से कोई भी स्टूडेंट अपना गोल अचीव कर सकता है। मतलब आपके जो आपने बताया, जो आपने एडवाइस दी, इनसाइट्स थे, वो हमारे लिसनर्स के लिए प्राइसलेस है। मतलब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अनफिल्टर्ड विद यू। एंड भाई स्टूडेंट्स को मैं एक ही बात कहूंगा कि अब मैंने जो अचीव करना था कर लिया है, अब आपकी बारी अचीव करने की। और मेरी तरफ से ये विशेष रहेंगी कि आप मेरे से भी बहुत आगे जाओ, बिकॉज आज के दिन में जो मेरी सक्सेस का पैरामीटर है, मेरी सक्सेस का पैरामीटर आपकी सक्सेस है। तो आप अपनी लाइफ में जितना आगे जाओगे और जितना सक्सेसफुल होगे वो मेरी सक्सेस को अब डिफाइन करेगा। तो मेरे को जो एकेडमिकली अचीव करना था कर लिया है, नाउ इट्स योर टाइम। तो आप बड़े अच्छे से मेहनत करिए, एंड रू आप इसी तरीके से बहुत अच्छे से पॉडकास्ट करते रहिए, एंड विशिंग यू सो मच सक्सेस ऑन दिस पाथ, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे CACS हर्ष गुप्ता सर। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, एक लीडरशिप, एक प्रोफेशनल के साथ। तब तक के लिए स्टे अनफिल्टर्ड। जय हिंद।